लेकिन क्या डॉक्टर? डॉक्टर कुछ कहते कहते रुक गए तो अध्यांश और धैर्य नहीं रख सका और चिल्ला उठा। अध्यांश की चिल्लाहट से डॉक्टर भी डरकर 2 कदम पीछे हट गए। लेकिन ऐसा है कि सर, जो डॉक्टर ऐसे केस संभालते हैं वो डॉक्टर शारंग अभी बेंगलोर में नहीं है। आपको मिसेज राजवंश का इलाज मुंबई में करवाना पड़ेगा। डॉक्टर आपको वहीं मिलेंगे। मैं आपको उनका पता देता हूँ, आप देर ना करें और मिसेज राजवंश को जल्द से जल्द मुंबई ले जाएं। यह उनके लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर के मुंह से मुश्किल से आवाज़ निकली, आप मुझे डॉक्टर के नाम और वो कहाँ मिलेंगे वो बताएं। बाकी डॉक्टर खुद यहाँ बेंगलोर आएंगे और मेरी पत्नी का इलाज करेंगे। अध्यांश ने अपने एटीट्यूड के साथ कहा और फिर डॉक्टर से उस डॉक्टर का नाम पता लेकर उदय को फ़ोन किया। उदय फ़ोन उठाते ही अध्यांश ने उसे कड़े स्वर में कहा। अध्यांश की आवाज़ से उदय समझ गया कि वह गुस्से में है, इसलिए उसने कुछ और पूछने से परहेज किया। अध्यांश ने आदेश देते हुए उदय से कहा, अभी और इसी वक्त मुंबई के लिए निकलो। मैं तुम्हें एक पता भेज रहा हूँ, उस पते पर तुम्हें डॉक्टर शारंग मिलेंगे। उसे उठाकर बेंगलोर लेकर आओ। तुम्हारे पास 5 घंटे हैं, चाहे साम दाम दंड भेद जो भी इस्तेमाल करना हो करो, लेकिन मुझे वो आदमी 5 घंटे के अंदर अंदर बेंगलोर के लाइफ केयर हॉस्पिटल में चाहिए। समझ गया सर? 5 घंटे नहीं बल्कि 4 घंटे में ही वो आदमी आपके सामने होगा। उदय ने भी आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, लेकिन इतना याद रखना कि वह आदमी मुझे सही सलामत चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारी भाभी के जीवन मरण का सवाल है, इसलिए जो भी करो संभल कर करना। कहते कहते अध्यांश थोड़ा नर्म पड़ गया। जी सर। उदय को भी उसकी आवाज़ में छिपी नरमी महसूस हो गई। उसे समझ आ गया कि निश्चित ही अश्वी के साथ कुछ गलत हुआ है। उदय से पुष्टि मिलने के बाद अध्यांश ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखकर अध्यांश डीन की तरफ बढ़ा। अध्यांश को अपनी तरफ आते देख डीन को भी पसीना आने लगा। अध्यांश डीन के पास आकर उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, डीन, मुझे पूरा टॉप फ्लोर खाली चाहिए। इस फ्लोर पर आने की अनुमति सिर्फ आपको और इस डॉक्टर को होगी। उसके साथ 2 नर्सें भी होंगी, वो भी ऐसी जो भरोसेमंद हो और मेरी पत्नी की जानकारी किसी को न दे, समझे? अध्यांश ने कहा, जी जी सर जी। डीन ने डरते हुए जवाब दिया। कहते हुए अध्यांश वहाँ से वार्ड के अंदर अश्वी के पास चला गया। अध्यांश के जाने के बाद डीन ने अपने माथे का पसीना पोंछा और अध्यांश से मिले आदेश डॉक्टर के साथ चर्चा करते हुए फ्लोर पर चले गए। वार्ड में पहुंचकर अध्यांश एक स्टूल लेकर अश्वी के पास बैठ गया। उस समय उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन फिलहाल उसकी प्राथमिकता अश्वी और उसकी सुरक्षा थी, इसलिए बाकी सारे कामों को छोड़कर उसने अश्वी पर ध्यान दिया। अश्वी की सुरक्षा के लिए अध्यांश ने आजर्व को फ़ोन करके तुरंत अस्पताल बुलाया। जब से अध्यांश और अश्वी मेंशन में नहीं रह रहे थे, तब से अजर्व उदय भी वहाँ नहीं रह रहे थे। दोनों शहर में ही रहते थे। आधा पौन घंटा बीता होगा, तभी वार्ड का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलकर अजर्व अंदर आया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर अध्यांश की आंखें खुली, जो आंखें बंद करके अश्वी का हाथ अपने हाथ में लिए बैठा था। अश्वी को यूं बेहोश बिस्तर पर देख अजर्व को भी धक्का लगा। वह तेजी से अध्यांश के पास आया और अश्वी की ओर देखकर धीमी आवाज़ में अध्यांश से पूछा, सर, भाभी को अभी तक होश नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है, उसे होश आ गया था। तो फिर भाभी इस हालत में क्यों है? कुछ समझ नहीं आया। वो सब डिटेल्स मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मुझे कोई गलती नहीं चाहिए, अध्यांश ने भावहीन चेहरे से कहा। अजर्व ने शब्दों से जवाब देने के बजाय सिर्फ सर हिलाया। मैंने पहले ही पूरे फ्लोर खाली करवा दिया है, लेकिन फ्लोर पर जितने भी बॉडीगार्ड्स हो सकते हैं लगा दो। इस फ्लोर पर डीन के अलावा सिर्फ एक डॉक्टर और 2 नर्सों को आने की अनुमति है, लेकिन उन लोगों की भी वार्ड में आने से पहले चेकिंग हो। ऐसी व्यवस्था करो। जान की सुरक्षा में मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। अध्यांश ने अजर्व को अपना काम समझाया। जी सर, मैं अभी सब इंतजाम कर देता हूँ। इतना कहकर अजर्व वार्ड से बाहर चला गया। अजर्व के जाने के बाद अध्यांश ने एक नज़र अश्वी की ओर देखा और फिर ना जाने क्या सोचकर उसने अश्वी का हाथ, जिसे वह पकड़े हुआ था, अपने होठों के पास लाकर चूम लिया। जान, आंखें खोलो ना। तुम्हें पता है ना कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन लेता। प्लीज़ जान, कुछ तो बोलो।
इन 1-1.5 घंटों में मेरे कान तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस गए हैं जान, कुछ तो बोलो। बोलते बोलते अध्यांश के आंसू बह निकले, जिन्हें वह कब से रोके हुए था। अध्यांश कमज़ोर पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वह और नहीं संभल सका और टूट पड़ा। रोते रोते अध्यांश ने आंखों के सामने कुछ चेहरे आने लगे। उन चेहरों के ख्याल मात्र से ही अध्यांश के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच गई। वह जल्द से जल्द उन लोगों से अपने सवालों के जवाब चाहता था, इसलिए वह आजर्व का इंतजार करने लगा। एक बार आजर्व आ जाए तो वह अश्वी के पास उसे छोड़कर बाहर जा सकेगा। 1 और घंटा इसी तरह बीत गया, लेकिन अश्वी की हालत ज्यों की त्यों थी। अध्यांश पिछले 1 घंटे से अश्वी का हाथ पकड़े बैठा था। पूरी रात से वह सो नहीं पाया था, फिर भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी, तो सिर्फ अश्वी की चिंता। अध्यांश अश्वी का हाथ पकड़े बैठा था, तभी आजर्व आया। आकर उसने अध्यांश को बताया, सर सब इंतजाम हो गए हैं। आजर्व ने सारी अपडेट्स लेने के बाद अध्यांश ने कहा, मुझे एक काम है तो मैं वो निपटा कर आता हूँ, तब तक तुम जान के पास यहाँ रुको और मेरे आने से पहले उदय आ जाए तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। यह कहकर उसने एक बार अश्वी की ओर देखा और वार्ड से बाहर चला गया। अश्वी अस्पताल में है, इस बात से अनजान हवेली में कुछ और ही खेल चल रहा था। जब से अथर्व आया था तब से वह अधीरा से बात करने और उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अधीरा थी कि मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब तक अधीरा से खुलकर बात नहीं होती तब तक यह समझ पाना मुश्किल था कि उसने अथर्व से दूरी क्यों बना ली थी। यही वजह थी कि अथर्व उसे मनाना चाहता था। जब अधीरा कुछ सुनने को तैयार नहीं हुई तो थक हार कर अथर्व ने वह कदम उठाने का फैसला लिया जिससे शायद अधीरा और नाराज हो जाए, लेकिन परिणाम की चिंता किए बिना उसने अपना मन मजबूत कर लिया। अथर्व ने सारी तैयारी कर रखी थी, बस अब वह रात के पड़ने का इंतजार कर रहा था। रात हो और सब सो जाए, बस इतनी ही देर की बात थी। अथर्व सोच ही रहा था कि रात के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसकी और अधीरा के बीच की दूरियां मिट जाएंगी, लेकिन उसे यह ना पता था कि जो वह करने जा रहा है उसे सब कुछ ठीक होना तो दूर, बल्कि वह अधीरा से और भी दूर हो जाएगा। इसी बीच अध्यांश अस्पताल से निकलकर हुकुम शाह के घर पहुंचा। सुबह के 9-9:15 बजे थे। वैसे भी हुकुम शाह और हुकुम रानी शाह यहाँ देवी के विवाह में शामिल होने आए थे, तो कोई और काम नहीं था। दोनों पत्नी पत्नी हॉल में बैठे थे। हुकुम शाह चाय पी रहे थे, जबकि हुकुम रानी शाह बंसूरी को नाश्ता तैयार करने की हिदायत दे रही थी। तभी उन तीनों ने अध्यांश की जोरदार आवाज़ सुनी। अध्यांश की इतनी तेज आवाज़ सुनकर हुकुम शाह के हाथ से चाय का कप छूट कर गिर गया और टूट गया। हुकुम रानी शाह भी कांप उठी और बंसूरी तो पैर ही कांपने लगे। सुबह की इतनी ठंडी फिजा में भी उनके माथे पर पसीना बहने लगा। जब अध्यांश घर के अंदर आया तो उसे देखकर बंसूरी की हालत बिगड़ गई। वह अध्यांश के गुस्से से बचना चाहती थी और इसलिए उसकी नज़र पड़ने से पहले ही वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी। अपने मन में चल रहे इस विचार को अमल में लाने के लिए उसने कदम भी बढ़ाए, लेकिन वह एक कदम आगे बढ़ती उससे पहले ही अध्यांश गरजा, वहीं रुक जा बंसूरी। अध्यांश की आवाज़ सुनकर बंसूरी अपनी जगह पर खंभे की तरह जड़ गई हो। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो वहाँ से एक कदम भी बढ़ा सके। अध्यांश ने अपने तेज नज़रें एक बार हुकुम शाह और रानी शाह पर डाली और फिर कदम बढ़ाकर बंसूरी के सामने आकर खड़ा हो गया। अध्यांश को अपने सामने देखकर बंसूरी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, मानो घबराहट से उसके चेहरे पर 12 बज गए हो। अध्यांश ने अपने गुस्से से लाल आंखों से बंसूरी की आंखों में घूरते हुए पूछा, तो क्या बकवास की थी तूने कल? अध्यांश के इस सवाल ने बंसूरी की हालत और ख़राब कर दी। ऐसा लगा मानो उसकी बोलने की क्षमता ही छीन ली गई हो। उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। उसका ये चुप रहना अध्यांश के गुस्से को और बढ़ा रहा था। उसने फिर से वही सवाल दोहराया, अब कुछ बोलोगी? कल तो तेरी जुबान नहीं रुक रही थी, तो आज क्या हो गया? क्यों आज कुछ नहीं बोल रही? जवाब में बंसूरी के मुंह से बमुश्किल शब्द निकले, वो भी रुक रुक कर, राणा साहब, राजा साहब, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अध्यांश पर उसके कहने का कोई असर नहीं पड़ा। वह ठंडे लहजे में बोला, मुझे तेरी सफाई नहीं सुननी, बस इतना बता कि तूने मेरी पत्नी से ऐसा क्या कहा था
कि वो आज मौत के दरवाजे पर खड़ी हैं। अधिकांश के इस सवाल के जवाब में बंसुरी कुछ बोल ही नहीं पाई। जब अधिकांश के मुंह से उसने अस्वी की मौत के दरवाजे पर खड़ी हुई बात सुनी तो उसने खुद पर भी गुस्सा आ गया और साथ ही अस्वी के लिए बुरा भी लगा। बंसुरी कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन हुक्म शाह आगे आकर अधिकांश के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, राजा साहब, हमें माफ़ कर दीजिए। इसने नासमझी में गलती कर दी और इसे इसका पछतावा भी है। कृपया अपना दिल बड़ा करके इसे माफ़ कर दीजिए। हुक्म शाह के मुंह से माफ़ी की बात सुनकर अधिकांश का गुस्सा अपनी सारी हदें पार कर गया। वह जोर जोर से गरजा, ना समझी, हाँ ना समझी, आपको अंदाज़ा भी है इसकी ना समझी की कीमत मेरी पत्नी कैसे चुकाई है। अभी भी वो अस्पताल में है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर उसकी हालत जल्दी नहीं सुधरी तो मैं उसे खो दूंगा। आपको जरा भी अंदाज़ा है कि आपकी इस लाडली ने क्या किया। अधिकांश के इस गुस्से को देखकर हुक्म शाह रानी शाह को समझ में आ गया कि अब अगर जल्दी से ही सच्चाई ना बताएं तो स्थिति और बिगड़ सकती है। सुबह अस्वी के साथ हुई बातचीत में उन्हें यह तो समझ आ गया था कि बात अधिकांश के दूसरे विवाह की थी, लेकिन फिर भी अधिकांश उस व्यक्ति से खुद सच्चाई सुनना चाहता था जिसने यह बात अस्वी के दिमाग में डाली थी। इसलिए वह अस्वी को अस्पताल में छोड़कर विशेष रूप से हुक्म शाह के घर आया था। आपकी बहुत इज्जत करता हूँ हुक्म शाह, लेकिन माफ़ कीजिएगा, आपकी लाडली ने जो किया उसकी सज़ा दिए बिना मैं नहीं रह सकता। कल सुबह शमशेर बेंगलोर पहुँचेगा। वह आपकी इस लाडली को लेने आएगा। बिना किसी बहस के चुपचाप उसे शमशेर को सौंप दीजिए। उसकी सज़ा मैं तय करूँगा। हुक्म शाह से पूरी बात जानने के बाद अधिकांश ने बंसुरी की ओर देखकर उसी सख्त आवाज़ में हुक्म शाह को अपना आदेश दिया और वहाँ से चला गया। हुक्म शाह के घर से निकलकर अधिकांश वापस अस्पताल आया। वार्ड में कदम रखते ही उसके चेहरे पर जो गुस्सा था वो ऐसे गायब हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई यह नहीं कह सकता कि थोड़ी देर पहले यही चेहरा गुस्से से तप रहा था। अधिकांश को वार्ड में देखकर अजर्व अपनी जगह से उठ गया और उसने अधिकांश को बैठने के लिए कहा। अधिकांश अस्वी के पास जाकर बैठ गया। उसकी एक नज़र अस्वी पर थी और दूसरी घड़ी पर। अधिकांश के लिए एक एक पल मुश्किल हो रहा था। वो अस्वी को इस हालत में देख नहीं पा रहा था। उदय का भी कोई फ़ोन नहीं आया था, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ रही थी। उसकी बेचैनी में 1 घंटा और बीत गया। अधिकांश और डीन एक बार आकर अस्वी की जांच कर गए, लेकिन अधिकांश तो बस उदय के आने का इंतजार कर रहा था। अधिकांश ने उदय को 5 घंटे का समय दिया था, लेकिन उदय ने अपने कहे अनुसार 4 घंटे पूरे होने से पहले ही बेंगलोर पहुंच गया। वह सारंग को भी साथ लाया था। अधिकांश की आवाज़ से ही आपात स्थिति का अंदाजा हो गया था, इसलिए उदय ने अधिकांश के हेलीकॉप्टर को सीधे अस्पताल की छत पर बने हेलीपैड पर उतरवाया। हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते ही उदय ने अधिकांश को परेशान करना उचित नहीं समझा और उसने अजर्व को फ़ोन करके आगे की कार्रवाई के बारे में पूछा। अधिकांश ने पहले ही अजर्व को समझा दिया था, इसलिए उसने उदय को डॉक्टर सारंग को डीन के ऑफिस ले जाने के लिए कहा। अजर्व से आदेश मिलने के बाद उदय डॉक्टर सारंग को लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर ले आया, जहां डीन का ऑफिस था। उदय के वहां पहुंचने से पहले ही अधिकांश का फ़ोन डीन के पास आ गया था, इसलिए डीन ने अस्वी का इलाज कर रहे डॉक्टर को भी बुला लिया। उदय डॉक्टर सारंग को डीन के ऑफिस में ले आया और खुद किनारे हो गया। डीन और अस्वी का इलाज कर रहे डॉक्टर ने मिलकर डॉक्टर सारंग को अस्वी की मेडिकल स्थिति के बारे में जानकारी दी। अस्वी की मेडिकल स्थिति की पूरी जानकारी लेने के बाद डॉक्टर सारंग ने उसे एक बार देखने की इच्छा जताई। डीन ने अधिकांश से बात करके इसकी अनुमति ली। अधिकांश की अनुमति मिलते ही उदय उन तीनों को लेकर टॉप फ्लोर पर पहुंचा, जहां अजर्व के साथ वार्ड के बाहर खड़ा हो गया और तीनों वार्ड के अंदर चले गए। उस समय भी अधिकांश अस्वी का हाथ पकड़कर उसके पास बैठा था। जैसे ही डॉक्टर सारंग की नज़र अस्वी पर पड़ी, उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, डॉक्टर अस्वी। डॉक्टर सारंग को यूं हैरान देखकर अधिकांश की नज़र उन पर पड़ी। अधिकांश को देखकर डॉक्टर सारंग और भी चौंक गए। उनके मन में बस यही सवाल उठा कि इतना बड़ा बिजनेसमैन एक डॉक्टर के साथ क्या कर रहा है। हालांकि डॉक्टर सारंग कुछ और सोच पाते इससे पहले ही अधिकांश की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। हाँ, डॉक्टर अस्वी। डॉक्टर अस्वी अधिकांश सिंह राजवंश? नहीं सर, डॉक्टर अस्वी रैना।
डॉक्टर सारंग को लगा कि अध्यान से कोई गलती हो रही है, इसलिए उन्होंने उनकी गलती सुधारने की कोशिश। हाँ, डॉक्टर सारंग की गलतफहमी को दूर करते हुए अध्यांश ने अस्वी की असली पहचान बताई। नहीं, वह डॉक्टर रैना नहीं है, बल्कि वह डॉक्टर अस्वी राजवंश है, मेरी पत्नी। ओह! अध्यांश से अस्वी की सच्चाई पहचानने के बाद डॉक्टर सारंग का रिएक्शन यही था। अध्यांश ने इतनी बात पर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी और उससे सवाल किया, वैसे तुम मेरी पत्नी को कैसे जानते हो? माना कि वह डॉक्टर है, लेकिन तुम मुंबई और वह शिमला में है। अध्यांश के पूछने पर डॉक्टर सारंग ने अस्वी की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा, सर, आपकी पत्नी भारत की टॉप मोस्ट कैंसर सर्जन है। वह सबसे युवा कैंसर सर्जन भी है। उसके द्वारा किए गए ऑपरेशन की सफलता दर 99% है। संक्षेप में, पिछले साल उन्होंने मेडिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट यंगेस्ट कैंसर सर्जन का अवार्ड मिल चुका है। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर अस्वी का बड़ा नाम है। अस्वी की उपलब्धियां सुनकर अध्यांश का मन खुशियों से भर गया। उसकी नज़रों में अस्वी की इज्जत और बढ़ गई, लेकिन उसके दिल में एक दर्द भी उठा कि जब अस्वी ने यह सब हासिल किया तब वह उसके साथ नहीं था। सर, अध्यांश अपने विचारों में खोया हुआ था। तभी डीन ने उसे पुकारा, जिससे वह अपने विचारों से बाहर आया। हाँ, बोलो, क्या काम था? अध्यांश ने डीन की ओर देखते हुए पूछा। अध्यांश के पूछने पर डॉक्टर सारंग ने उसे बताया, सर, क्या आप बाहर जाएंगे? मुझे डॉक्टर अस्वी का इलाज शुरू करना है और उसके लिए मुझे वार्ड में एकांत चाहिए। अध्यांश ने कुछ नहीं कहा, बस एक बार मन भरकर अस्वी को देखा और फिर चुपचाप वार्ड से बाहर निकल गया। बाहर आकर वह वार्ड के सामने रखी बेंच पर बैठ गया। उसे देखकर अजर्ब और उदय भी उसके पास आ गया। दोपहर का समय हो गया था, इसलिए अजर्ब कैंटीन से तीनों के लिए लंच लेकर गया, क्योंकि उसे पता था कि उसके बॉस ने कुछ खाया नहीं होगा। खाने की बात तो दूर रही, शायद उन्होंने पानी भी न पिया हो। और अगर ऐसी ही हालत चलता रहा तो अस्वी भाभी के ठीक होने से पहले ही उनके सर बीमार हो जाएंगे। अजर्ब आया और उदय को एक प्लेट दी, फिर दूसरी प्लेट लेकर अध्यांश के पास आया और उसके हाथ में पकड़ा दी। अध्यांश ने एक बार प्लेट की तरफ देखा और उसे वापस अजर्ब को दे दी। सर, प्लीज़ कुछ तो खा लीजिए, अगर ऐसे ही रहोगे तो आपकी तबीयत पर भी असर पड़ेगा, अजर्ब ने विनम्र स्वर में कहा। अजर्ब की विनती से बेकार हुई अध्यांश ने बिना भाव बदले उससे कह दिया, अजर्ब, बेकार की जिद मत करो। जब तक अस्वी ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं एक दाना भी नहीं मुंह में डालने वाला। सर, अगर आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? भाभी का भी तो आपको ख्याल रखना है ना। लेकिन अगर आपकी ही तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो भाभी का ध्यान कैसे रख पाओगे? इसलिए कह रहा हूँ सर, प्लीज़ खा लीजिए, आपको भाभी के लिए खुद को संभालना होगा। अजर्ब ने अध्यांश को समझाते हुए आखिरकार में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर दिया, जिसके सामने अध्यांश को झुकना ही पड़ा और उसने अजर्ब के हाथ से प्लेट ले ली। अध्यांश को खाने का मन तो नहीं था, लेकिन अस्वी की कसम की वजह से मजबूर होकर उसने बमुश्किल 3-4 कौर खाए। इस तरह इंतजार करते हुए शाम हो गई। इस दौरान अध्यांश ने एक पल के लिए भी आराम न किया। उसकी नज़रें लगातार वार्ड के दरवाजे पर ही टिकी रही। रात करीब 8 बजे वार्ड का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर सारंग बाहर आए। डॉक्टर सारंग को देखते ही अध्यांश अपनी जगह से उठकर उसके पास गया और उम्मीद भरी नज़रों से उसकी ओर देखा। डॉक्टर सारंग ने अध्यांश की आंखों में अस्वी के ठीक होने की उम्मीद देखी, इसलिए बिना देर किए उन्होंने अध्यांश को बताया, मिस्टर राजवंश, डॉक्टर अस्वी अब पूरी तरह से ठीक है। फिलहाल वो बेहोश है, लेकिन देर रात तक होश में आ जाएंगी। अस्वी के ठीक होने की खबर सुनते ही अध्यांश की आंखों में छाई उदासी दूर हो गई। उसने आंखें बंद करके भगवान का शुक्रिया अदा किया। भगवान का शुक्रिया अदा करने के बाद अध्यांश ने डॉक्टर सारंग की ओर देखा और उनका भी धन्यवाद किया। डॉक्टर सारंग ने अध्यांश के अकेले में बात करने का इशारा किया। अध्यांश ने अजर्ब और उदय को वार्ड से बाहर रहने को आदेश दिया और डॉक्टर सारंग को उसकी फ्लोर पर बने डॉक्टर के कैबिन में ले आया। डॉक्टर सारंग ने ही बात शुरू की, मिस्टर राजवंश, आप डॉक्टर अस्वी के पति हैं, इसलिए मैं आपको यह सलाह दे रहा हूँ कि एक बार डॉक्टर अस्वी के अतीत की जांच करवाएं, पता करें कि उसके अतीत में ऐसा क्या हुआ था जिससे उन्हें इतनी गहराई से प्रभावित किया है।
मैं समझा नहीं डॉक्टर, क्या आप विस्तार में समझा सकते हैं? डॉक्टर सारंग की बात सुनकर अध्यांश ने सवाल किया। देखिए मिस्टर राजवंश, इलाज के दौरान मैंने मिसेज राजवंश के कुछ मेडिकल टेस्ट किए जिससे मुझे पता चला कि मिसेज राजवंश डिप्रेशन में है। उसके अतीत में कोई ऐसी घटना घटी है जिसने उसके दिमाग पर गहरा असर डाला है। साफ शब्दों में कहूँ तो डॉक्टर असवी को देखकर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ये वही डॉक्टर असवी हैं जिनसे मैं 1 साल पहले मिला था, क्योंकि वह डॉक्टर असवी ऊर्जा से भरपूर थी। उसके आवाज़ में आत्मविश्वास छलकता था, उसकी आंखों में एक अलग ही रौब और एटीट्यूड था। लेकिन अभी वार्ड में बिस्तर पर लेटी डॉक्टर असवी बिल्कुल अलग है। उनका चेहरा मुरझाया हुआ है। आत्मविश्वास और एटीट्यूड की बात तो छोड़ दीजिए, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी पत्नी डिप्रेशन में रहते हुए या तो किसी और को नुकसान पहुंचाएंगी या फिर खुद को नुकसान पहुंचाकर अपनी ज़िंदगी खत्म कर लेंगी। डॉक्टर सारंग ने अध्यांश के पूछने पर स्थिति स्पष्ट की। असवी की स्थिति को विस्तार से समझाते हुए डॉक्टर सारंग ने कहा, आपकी पत्नी की मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। इस बारे में जानकर आपके दिल को धक्का लगा होगा। ऐसा लग रहा होगा जैसे आपके अंदर कुछ टूट रहा हो। अध्यांश ने घबराहट कर खुद को संभालते हुए डॉक्टर सारंग से पूछा, डॉक्टर इसका कोई समाधान है ना? अध्यांश के सवाल पर डॉक्टर सारंग ने असवी की मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में समझाते हुए कहा, बिल्कुल मिस्टर राजवंश, मिसेज राजवंश जिस डिप्रेशन के चरण में है वहाँ दवा या किसी ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं होगा, लेकिन परिवार का साथ, प्यार, सहारा और देखभाल की आवश्यकता है। उनके मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार वह पिछले काफ़ी समय से एक जीवन जी रही हैं। इसके साथ उसके साथ जो दर्दनाक घटना घटी हुई है वह उनकी स्थिति को और बिगाड़ रही है। एकाकी जीवन जीने के कारण मिसेज राजवंश को किसी का सहारा, प्यार या सहानुभूति नहीं मिल पाई। इसका परिणाम यह हुआ कि जब भी वह अपने काम से फ्री होती थी उनका दिमाग विचारों से घिर जाता था। इसलिए लगातार विचारों में रहने के कारण आज उनकी स्थिति यह है कि वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही हैं। और एक बात अगर संभव हो तो उसके मस्तिष्क से उस घटना को भुलाने या उसकी प्रभाव को कम करने का कुछ करें, ताकि मिसेज राजवंश इस आघात से बाहर निकल सकें और पहले की तरह सामान्य जीवन जी सकें। डॉक्टर सारंग से सब बातें समझने के बाद अध्यांश ने मन ही मन कुछ निश्चय किया और एक बार फिर डॉक्टर सारंग का धन्यवाद कर उस कैबिन से बाहर चला गया। अध्यांश ने डॉक्टर सारंग का धन्यवाद करके कैबिन से बाहर निकला। उसके मन में उस समय बहुत कुछ चल रहा था। वह चाहता था कि अपनी मन की बात उसने 3 विश्वसनीय दोस्त अजर, उदय और शमशेर के साथ साझा करे, लेकिन उसने सोचा कि एक बार अश्वी को होश में आ जाए तब वह फ्लैट पर जाकर सभी से वो बातें बताएंगे। अजर और उदय भी सुबह से अस्पताल में ही थे, इसलिए अध्यांश ने दोनों को आराम करने के लिए ग्लोरी रेजिडेंसी भेज दिया। फिर वह अश्वी के पास वार्ड के अंदर चला गया। अजर के जाने के पहले एक बार अध्यांश से खाना खाने के लिए आग्रह किया, लेकिन अध्यांश ने बात टाल दी। हवेली में रात का डिनर करके सभी अपने अपने रूम में चले गए सोने के लिए। रात के लगभग 11 बज चुके थे, इसलिए सबके कमरों की लाइट बंद थी। सभी लोग गहरी नींद में थे, एक को छोड़कर। इकलौता अथर्व ही जाग रहा था। वह देर रात होने का इंतजार कर रहा था, हालांकि वह जागते जागते भी अधीरा के विचारों में खोया हुआ था। वह जब तक इन विचारों में खोया रहा तब तक 12 बज गए। उसे पता भी न चला। जब 12 बजने की आवाज़ आई तब अथर्व ने अपने विचारों को खंगाल कर उठा और कमरे से बाहर निकल गया। अथर्व का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। अधीरा का कमरा भी फर्स्ट फ्लोर पर ही था, इसलिए उसे अधीरा के कमरे तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। अधीरा और त्रिशिका दोनों का कमरा एक ही था और अथर्व को त्रिशिका की रात को कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़कर सोने की आदत के बारे में अच्छे से पता था। इसी बात का फायदा उठाकर अथर्व कमरे में घुस गया। कमरे में हेलोजन लाइट जल रही थी, जिसकी पीली रोशनी अधीरा और त्रिशिका के चेहरे पर पड़ रही थी। हालांकि अथर्व की नज़र केवल अपने प्रेमी अधीरा पर ही थी। हेलोजन की पीली रोशनी में अधीरा का चेहरा सोने की तरह चमक रहा था। अधीरा आराम से और बिना किसी टेंशन के शांति में सोती हुई देखकर अजब जैसे उसमें खो गया। वह एकटक उसे निहार रहा था। अधीरा के चेहरे में खोया हुआ अथर्व यह भी भूल गया
कि वह वहाँ क्या करने आया था। अथर्व अधीरा को निहारने में व्यस्त था, तभी त्रिशिका ने करवट बदली, जिससे उसका हाथ बगल में रखे फ़ोन पर टकरा गया और फ़ोन नीचे गिर गया। फ़ोन की आवाज़ से अथर्व का ध्यान टूट गया। सौभाग्य से त्रिशिका या अधीरा में से किसी की नींद नहीं खुली, जिससे अथर्व को थोड़ी राहत मिली। वह थोड़ी दूर चलकर बिस्तर के करीब अधीरा के पास आया और धीरे से उसे अपने हाथों से उठाने लगा। जब अचानक किसी ने उसे उठाया तो अधीरा की नींद खुल गई और उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसे सामने अथर्व का चेहरा दिखा। उसे देखकर उसने चिल्लाने के लिए मुंह खोला, लेकिन वो चिल्लाती उससे पहले ही अथर्व ने उसके कान के पास जाकर धीरी आवाज़ में बोला, पिचाकू चलाना नहीं वरना तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। अथर्व के शब्दों में स्पष्ट धमकी थी। अथर्व की धमकी से अधीरा मुंह तो नहीं खोला, लेकिन उसकी पकड़ से छुटकारा पाने के लिए बेचैन होकर हिलने लगी। लेकिन अथर्व की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अधीरा का एक भी जोर नहीं चला। अथर्व अधीरा को लेकर कमरे से बाहर निकला। बाहर आकर उसने चारों ओर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है, तब वह आगे बढ़ा और सीढ़ियों से उतरकर हॉल में आया और फिर हॉल से बाहर निकलकर पार्किंग में आया। पार्किंग में आकर अथर्व ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अधीरा को अंदर बिठाया और गाड़ी लॉक कर दी। फिर वह खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अध्यांश को 2:30 बजे के आसपास असवी में हलचल महसूस हुई। उसके हाथ में असवी का हाथ था। असवी ने उस हाथ की उंगलियों को थोड़ी थोड़ी हिलाया। अध्यांश जाग रहा था, इसलिए वह बस उसकी आंखें खुलने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे असवी ने अपनी आंखें खोली। पहले तो खुद को अनजानी जगह देखकर असवी को डर लगने लगा, लेकिन जब उसकी नज़र पास बैठे अध्यांश पर पड़ी तो उसे शांति मिली। अध्यांश ने असवी की ओर देखकर हल्की मुस्कान की। अध्यांश ने भी मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमा और उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, जान अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे क्या हुआ था? असवी ने जैसे कुछ भी नहीं जानती हो अध्यांश से पूछा। कुछ खास नहीं जान, तुम कमजोरी के कारण बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें अस्पताल ले आया। असवी की स्थिति से अभिज्ञ होते हुए अध्यांश ने झूठ बोलकर बात को टाल दिया। मुझे अब अच्छा लग रहा है, असवी ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में अभी भी उसके शरीर में कमजोरी का आभास हो रहा था। अध्यांश ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, ओके तुम अभी आराम करो। अध्यांश, असवी ने धीरे से अध्यांश को बुलाया। असवी के बुलाने पर अध्यांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और अधीरता से पूछा, हाँ जान क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए? भूख लगी है? रिलैक्स अध्यांश, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं यह पूछ रही थी कि तुम मुझे घर कब ले जाओगे? असवी ने अध्यांश के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, तुम्हें घर जाना है? अध्यांश ने पुष्टि करने के लिए पूछा। जवाब में असवी ने सिर्फ सर हिलाया। असवी ने हाँ कहा तो अध्यांश खड़ा हुआ और असवी को अपनी मजबूत हाथों में उठा लेकर अध्यांश असवी को उठाकर दरवाजे तक आया और अपने पैरों की मदद से दरवाज़ा खोला। अध्यांश ने वार्ड के बाहर कदम रखा, लेकिन असवी के शब्द उसके कदम वहीं रोक दिए। अध्यांश, मुझे घर तो जाना है, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। असवी ने अध्यांश की आंखों में आंखें डालकर मजबूती से कहा। हालांकि अध्यांश को पहले से ही पता था कि असवी की क्या शर्त है, इसलिए उसने पूछने के बजाय सीधे अपनी बात कह दी। जान, मुझे पता है कि तुम्हारी शर्त क्या है। अगर इसलिए तुम शर्त बताने का कष्ट मत करो तो मैं तुम्हें पहले ही तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे देता हूँ। जिसे तुम्हें दूसरे विवाह के बारे में बताया था, वह खुद कल सुबह हमारे घर आएगा और तुम्हें सच बताएगा। उसके जाने के बाद मैं खुद तुम्हें बता दूंगा कि मेरी और हुक्म साहब के बीच क्या चर्चा हुई थी, क्योंकि तुम और तुम्हारी तबीयत से ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। एक बार अपनी ही गलती के कारण तुम्हें मैं खो बैठा था, लेकिन अब नहीं। अपनी बात पूरी करके अध्यांश ने कदम बढ़ा दिए। उसने एक बार भी असवी की ओर नहीं देखा, जबकि असवी एकटक अध्यांश को ही देख रही थी। अध्यांश अस्पताल से निकलकर असवी को लेकर ग्लोरी रेजिडेंसी आया। फ्लैट अध्यांश की फिंगरप्रिंट से ही खुलती थी, इसलिए उसे चाबी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। फ्लैट में आकर अध्यांश असवी को लेकर बेडरूम में चला गया। कमरे में प्रवेश करते ही अध्यांश ने असवी को बिस्तर पर लिटाया। अलमारी खोलकर उसने उसमें से असवी के लिए नाइट ड्रेस निकाली। अध्यांश ने असवी के हाथ में पकड़े नाइट ड्रेस दिया। फिर उसने फिर से असवी को उठाया और उसे बाथरूम के दरवाजे तक
ले जाकर नीचे उतार दिया। जान, फ्रेश होकर कपड़े बदल लो, तब तक मैं आपके लिए खाना बना लाऊं। इतना कहकर अध्यांश बिना अस्वी को देखे वहां से चला गया। अस्वी उसे जाते हुए देखती रही। हालांकि अध्यांश का ऐसा उसे इग्नोर करना अस्वी को पसंद नहीं आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अस्वी इस बात को अपने मन पर ले लिया और इसलिए उसे जल्दी से फ्रेश होकर कपड़े बदले और कमरे में वापस आ गई। अध्यांश के कमरे में आने से पहले ही वह बिस्तर पर आकर लेट गई, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसुओं के निशान उसके गाल पर छप गए थे। आधा घंटा बाद एक ट्रे लेकर कमरे में आया जिसमें उसने अस्वी के लिए खिचड़ी बनाई थी। ट्रे को साइड टेबल पर रखकर अध्यांश अस्वी के पास आया और उसे खाने के लिए बुलाया। उसने अस्वी को बिस्तर पर लेटी हुई देखा तो उसे लगा कि वह बस ऐसे ही लेटी है। ऐसा सोचकर अध्यांश ने अस्वी को झकझोरते हुए कहा, जान, चलो खाना खा ले, मैं आपके लिए खाना लाया है। अध्यांश के इतना कहने पर भी अस्वी से उसे कोई जवाब न दिया। अस्वी की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर अध्यांश उसे जगाने के लिए और करीब आया। ऐसा करने से उसकी नज़र अस्वी की गाल पर पड़ी जहां आंसुओं के ताजे निशान थे। ये देखकर अध्यांश को समझ में आ गया कि उसकी जान रोकर सो गई है। अब उसे यह भी समझ आ गया कि उसके रोने का कारण क्या है। उसे खुद पर भी गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर उसने अपना पैर बिस्तर पर मारा और उस समय उसे डॉक्टर सारंग की बात याद आ गई। अस्वी को जितना संभव हो प्रेम, हिम्मत और साथ देखभाल की आवश्यकता है। अगर उसे इसमें से कुछ नहीं मिला तो उसका डिप्रेशन बढ़ जाएगा और अगर उसका डिप्रेशन बढ़ गया तो शायद वह खुद को ही खत्म कर लेंगी। डॉक्टर सारंग की यह चेतावनी याद आते ही अध्यांश का अपने ऊपर गुस्सा बढ़ गया और अपने कर्मों की माफ़ी मांगते हुए उसने सोई हुई अस्वी की ओर देखते हुए कहा, आई एम सॉरी जान। अस्वी के रोकर सो जाने की बात जानकर अध्यांश को खुद पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब वह कुछ कर नहीं सकता था। जो कुछ भी होना था वह सुबह ही होना था। पूरे दिन जागते रहने के कारण नींद तो अध्यांश को भी आ रही थी। वह भी थका हुआ था, ऊपर से कल रात का भी जागरण था, इसलिए उसने भी जल्दी से फ्रेश होकर कपड़े बदल लिए और आकर बिस्तर पर अस्वी के पास लेट गया। बिस्तर पर आते ही अध्यांश ने अस्वी को अपनी ओर खींच उसे गले से लगा लिया। अध्यांश के ऐसे प्रेम भरे स्पर्श को पाकर अस्वी नींद में भी मुस्कुराई। अथर्व ने अधीरा को गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और गाड़ी को बिना आवाज़ किए हवेली से बाहर निकाल दिया। सड़क पर आते ही अथर्व ने गाड़ी को तेजी से चला दिया। अधीरा पूरे रास्ते अथर्व को नज़रअंदाज करती रही। उसने एक बार भी अथर्व की तरफ नहीं देखा। रात को 2:15 से 2:30 बजे के बीच अथर्व ने एक घर के सामने गाड़ी रोकी। देखकर अधीरा ने सामने की ओर देखा जहां उसे एक जाना पहचाना घर दिखाई दिया। आखिरकार अधीरा उस घर को भूल कैसे सकती थी। वह वही घर है जहां उसने अथर्व के साथ मिलकर अपने भविष्य के सपने संजोए थे। अथर्व के साथ कई यादें इस घर में थी। उसने अथर्व के साथ काफ़ी समय इसी घर में बिताया था। जी हाँ, यह घर है मल्होत्रा विला। अथर्व गाड़ी से बाहर निकला और अधीरा के पास आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन अधीरा बाहर नहीं आई। बस वह वैसे ही बैठी रही। अथर्व ने काफ़ी देर तक उसके बाहर आने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन फिर भी अधीरा बाहर नहीं आई। वह नहीं आई, इसलिए अंततः अथर्व ने थोड़े ऊंचे स्वर में कहा, पिचाकू, आखिरी बार कह रहा हूँ, बाहर आजा। अथर्व की करकाई का अधीरा पर कोई असर न हुआ, इसलिए परेशान होकर अथर्व नीचे झुका और अधीरा को उठा ले गया। अथर्व ने अधीरा को अपने बेडरूम में ले जाकर बाथरूम में डाल दिया। उसने अधीरा को बाथटब में पानी में बिठा दिया, जिससे अधीरा थोड़ी देर में पूरी तरह भीग गई। उसके कपड़े भी भीगने से उसके शरीर में चिपक गए। अधीरा को शर्म आने लगी, लेकिन अधीरा को बाथटब में बैठने के बाद तुरंत ही अथर्व ने अपना मुंह फेर लिया और अधीरा की विपरीत दिशा में मुंह करके कहा, पिचाकू, बाहर बिस्तर पर तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, जल्द से चेंज करके टेरेस पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। यह कहकर अथर्व ने अधीरा की ओर देखे बिना बाथरूम से बाहर निकल गया। अथर्व के जाने के बाद अधीरा भी बाथटब से बाहर आ गई। उसने अपने भीगे हुए कपड़े उतार दिए और वहाँ रखा बाथरोब पहन लिया और बाथरूम से बाहर निकलकर कमरे में आई। कमरे में आकर देखा तो बिस्तर पर एक चारकोल काले रंग की साड़ी रखी थी, जिसकी बॉर्डर पर गुलाबी और बैंगनी रंग की हल्की सी छांट थी।
उसका ब्लाउज स्लीवलेस गुलाबी और बैंगनी रंग का संयोजन था। साड़ी के साथ एक डायमंड चोकर और उसकी मैचिंग छोटी सी बिंदी भी थी। अधीरा कुछ पहनना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मन मारकर उसने साड़ी पहन ली, साथ में डायमंड चोकर और मैचिंग बूंदे भी। बूंदे पहनते समय अधीरा की नज़र कमरे में चारों ओर गई। चारों ओर नज़र डालने पर उसे पता चला कि अथर्व बेडरूम में आज भी वैसा ही था जैसा 4 साल पहले था। अथर्व के कमरे की हर चीज़ उसी जगह पर रखा था जहां अधीरा ने खुद उसे व्यवस्थित किया था। इन शॉर्ट, आज भी अथर्व को बेडरूम अधीरा की पसंद के अनुसार ही व्यवस्थित था। यह सब देखकर एक क्षण के लिए तो अधीरा को अथर्व के लिए अपने मन में मान आया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसके मन में कड़वाहट आ गई। उसने अपने विचारों को झटक कर कमरे से बाहर निकल गई। कमरे से बाहर आकर अधीरा अथर्व के कहे अनुसार टेरेस पर गई। टेरेस को देखकर अधीरा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। पूरे टेरेस को छोटे छोटे बल्बों से सजाया गया था। वहां रखा झूला जो अधीरा को सबसे ज़्यादा पसंद था, उसे फूलों से सजाया गया था। वातावरण में हल्का संगीत फैल रहा था। अधीरा के कदमों की आहट सुनकर अथर्व, जो टेरेस के रेलिंग के पास खड़ा था, मुड़कर अधीरा की तरफ देखा। अधीरा को इस रूप में देखकर अथर्व जैसे उसमें खो गया और उसके पैर अधीरा की ओर बढ़ गए। उसे खुद भी पता न चला। अधीरा भी टेरेस की सजावट को देखकर इतनी व्यस्त थी कि उसे यह एहसास ही न हुआ कि कब अथर्व उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अथर्व ने अधीरा के पास आकर, जिसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी, अधीरा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर खुद की तरफ मोड़ दिया। अथर्व की आंखों में अधीरा के लिए मदहोशी भरी हुई थी। उसकी ऐसी नज़रें महसूस करके अधीरा की नज़रें अपने आप झुक गई। अथर्व ने भी अपनी नज़रें झुका ली और सामने खड़ी अधीरा को देखकर खो गया। आखिरकार यह लड़की वही थी जो उसके जीवन में तब आई थी जब अथर्व अपना सब कुछ खो दिया था। उस समय उसने तय कर लिया था कि वह कभी भी किसी से इतना प्यार नहीं करेगा कि उसके जाने पर दुख हो, लेकिन उसी समय अधीरा ने उसके जीवन में दस्तक दी। अधीरा ने उसे फिर से जीना सिखाया। अधीरा की मासूमियत और शैतानियों ने अथर्व को उससे प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया। यह उसे खुद भी पता न चला। उसने कभी किसी से प्यार नहीं करने का विश्वास अधीरा की एक मुस्कान ने तोड़ दिया और वह अधीरा के प्यार में इतना डूब गया कि पूरा मल्होत्रा विला उसे अधीरा की पसंद के अनुसार सजने लगा। वह भी अधीरा को सब कुछ करने की अनुमति देकर। बाकी अथर्व की बहन की मृत्यु के बाद अथर्व के घर में किसी भी लड़की को आने की अनुमति नहीं थी। विला के सभी नौकर पुरुष थे। जिसने जीवन दिया हो उसे भुलाया नहीं जा सकता, तो जिसने जीना सिखाया हो उसे कैसे भूल सकते हैं। अधीरा ने अथर्व के जीवन में आकर उसे नया जीवन दिया और उसे जीवन जीना सिखाया, तो उसे भूलना तो संभव ही नहीं था। अथर्व ने नीचे झुककर फिर से अधीरा को उठाया और उसे लेकर टेरेस के अंदर आया। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ते गए, अधीरा पर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश होती गई। अथर्व अधीरा को लेकर टेरेस पर रखे झूले तक ले आया और उसे हल्के से नीचे उतार दिया और झूले पर बिठा दिया। पूरे विला में यह जगह अधीरा की पसंद की थी। जब भी वह मल्होत्रा विला आती तब हमेशा यहाँ झूले पर बैठती, चाहे धूप हो या बारिश। उसे इस झूले पर बैठना बहुत पसंद था। अथर्व ने अधीरा को धूप या बारिश में नहीं बैठने के लिए झूले के चारों ओर छतरी बना दी थी, जिससे यह झूला पूरी तरह से प्लास्टिक की दीवारों से ढका हुआ था। केवल उसके आगे और पीछे साइड खुला था। हालांकि उन दोनों साइड को इस तरह से रखा गया था कि बारिश में झूले पर बैठे रहने पर बारिश की बूंदें महसूस न हो। अपनी पुरानी यादें ताज़ा होते ही अधीरा भावुक हो गई। उसकी आंखों से भी आंसू गिर पड़े, लेकिन अथर्व ने तुरंत उसके आंसू को पोंछकर उसकी तरफ देखा और नामे सर हिलाया। अधीरा के आंसू पोंछकर और उसे रोने से रोकते हुए अथर्व टेरेस पर रखे प्रोजेक्टर के पास आया और प्रोजेक्टर ऑन कर दिया, जिसका रिफ्लेक्शन दरवाजे की साइड वाली दीवार पर पड़ता था। प्रोजेक्टर ऑन होते ही जो पहली तस्वीर दीवार पर दिखाई दी, उसे देखकर अधीरा की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। इस कहानी का आगे का भाग आप लोगों को सुनना है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।